कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच रेस। बेंगलुरु में आज बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ जीत। सभी 17 नगर निगमों में खिला कमल। नगर पालिका और नगर पंचायत में भी भाजपा का दमदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत को बताया ऐतिहासिक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान दौरे पर। पुष्कर में पवित्र ब्रह्मा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। मेड़ता सिटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराया चक्रवाती तूफान मोखा। कॉक्स बाजार का हवाई अड्डा एहतियातन किया गया बंद। चट्टोग्राम, सिलहट और वारिसल डिवीजनों में बहुत भारी बारिश की संभावना। और आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा, जबकि एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि पार्टी अपने प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। वहीं इससे पहले शनिवार को आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 136 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं भाजपा ने 65, जनता दल सेकुलर ने 19 और अन्य ने 4 सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को इन चुनाव में 43% से ज्यादा मत मिले हैं, जबकि भाजपा को 36 और जेडीएस को 13.31% मत मिला है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन से लेकर वार्ड काउंसलर तक सभी पदों पर विपक्षी दलों को चारों खाने चित कर दिया है। यूपी में ट्रिपल इंजन का नारा देकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने सभी 17 नगर निगम के मेयर पदों पर भगवा लहराया है। इन नगर निगमों के पार्षद पदों पर भी भाजपा ने भारी जीत हासिल करते हुए नगर निगम सदनों में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। इसके साथ ही 96 और स्वार विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भाजपा और अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने सपा की अनुराधा चौहान को 9,734 वोटों से हराया। 96 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की सहयोगी अपना दल एस ने अपना दबदबा बरकरार रखा। एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी रिंकी कोल ने जीत दर्ज की। कांटे की टक्कर में उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कोल को 9,589 मतों से पराजित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जीत का श्रेय शासन, विकास और सुरक्षा के वातावरण को दिया और कहा कि चुनाव में बेहतर समन्वय पार्टी की सबसे मजबूत ताकत था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान में पुष्कर, करनाल और मेड़ता शहर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति पुष्कर के पवित्र ब्रह्मा मंदिर और श्री जट शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे प्रख्यात समाज सुधारक वीर तेजाजी की जन्मस्थली नागौर जिले में स्थित करनाल भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मेड़ता सिटी का भी दौरा करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी और नागौर के कृषक समुदाय के प्रतिष्ठित नेता नाथूराम मिर्धा लोकसभा के 6 बार सदस्य रहे थे और उन्होंने 1979, 80 और 1989-90 तक केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया था।
नाथुराम मिर्धा राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। वे 4 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वीडन के स्टॉकहोम EU इंडो पैसिफिक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। यूरोपीय संघ और भारत प्रशांत क्षेत्र के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक कूटनीति के केंद्र में है। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र बेहद जटिल है। ऐसे में यूरोप को हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क रखना चाहिए। Indo-Pacific itself is increasingly central to the direction of global politics. Among the issues that it throws up are the problems inherent in the established model of globalization. Recent events have highlighted the problems with economic concentration as also the need for diversification. De-risking the global economy now involves both more reliable and resilient supply chains as well as promoting trust and transparency in the digital domain. EU and indeed the world is better off with additional drivers of production and growth. और G20 संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू होगी, जो कि 17 मई तक चलेगी। इस बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि राष्ट्रों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में ठोस कार्रवाई उन्मुख सिफारिशों की दिशा में गंभीरता से प्रयास करने के क्रम में संस्कृति क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी। संस्कृति कार्य समूह की बैठकें मुख्य रूप से भारत के G20 अध्यक्षता में संस्कृति ट्रैक के तहत 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं: सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए सजीव विरासत का उपयोग, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना। पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक द्वारा उड़ीसा के पुरी बीच पर एक उत्कृष्ट रेत कला प्रदर्शनी बनाई जा रही है। प्रदर्शनी का विषय है संस्कृति सभी को एक सूत्र से जोड़ती है। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी तथा केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। वहीं प्रतिनिधियों की यात्रा के दौरान उनके सांस्कृतिक अनुभवों के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल होने के साथ ही प्रशासन और नागरिक संगठन अब राहत सामग्री के वितरण पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। राज्य का स्वास्थ्य विभाग राज्य के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच पिछले कुछ घंटों में राज्य के किसी भी भाग से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सुरक्षा बल दूसरे राज्यों से इम्फाल आने वाले ट्रकों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस बीच राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से आम लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। कई जिलों में बैंक बंद हैं और एटीएम मशीनों में नकदी उपलब्ध नहीं है। आज कई जिलों में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। आईसीएसई की कक्षा 10वीं के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। वहीं आईएससी के कक्षा 12वीं के नतीजे भी आज जारी होंगे। बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि दोपहर 3 बजे नतीजे घोषित हो जाएंगे। विद्यार्थी अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर देख सकते हैं। आईसीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च तक हुई थी, जबकि आईएससी की 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च के बीच हुई थी। और तमिलनाडु में रोज शो का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाखों फूलों से विभिन्न आकृतियों को सजाया गया है। इसमें 35,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के गुलाब से 29 फुट लंबा आईफिल टावर बनाया गया है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। इसी तरह खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल के मॉडल भी उत्सव में फूलों से प्रदर्शित किए गए हैं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और कई महीने के शुरुआती दिन सुहाने बीतने के बाद दिल्ली में अब मई झुलसा देने वाली गर्मी आ गई है। मई में राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों के दौरान तापमान में 6 से 7 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने गर्मी के बढ़ते कहर से कुछ राहत की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर राज्यों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया जा रहा है। और अब बात सेहत से जुड़ी हुई कैंसर के इलाज के अत्याधुनिक तकनीक का जिक्र करते हैं। कैंसर के इलाज में किसी भी रेडिएशन थेरेपी की तकनीक का लक्ष्य होता है मरीज को सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही लक्ष्य आधारित डोज मिले और इसका कम से कम साइड इफेक्ट हो, खासकर तब जब बच्चों और युवाओं के इलाज की बात हो रही है। भारत में पहली बार नवी मुंबई के खारघर के टाटा मेमोरियल सेंटर में प्रोटॉन बीम थेरेपी शुरू की जा रही है। गुरुवार को पीएम मोदी ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। देश में पब्लिक सेटअप में प्रोटॉन बीम थेरेपी की पहली सुविधा है। कैंसर इलाज की इस अत्याधुनिक तकनीक में स्वस्थ सेल्स पर असर नहीं पड़ता। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से निपटने में अब स्वदेशी तकनीक से तैयार प्रोटॉन थेरेपी बेहद कारगर साबित होने जा रही है। भारत में पहली बार नवी मुंबई के खारघर के टाटा मेमोरियल सेंटर में प्रोटॉन थेरेपी शुरू की जा रही है, जो बेहद ही आधुनिक है। आमतौर पर कैंसर मरीज को कीमो के इलाज में पीड़ा से गुजरना पड़ता है। रेडियोथेरेपी में भी मरीज की त्वचा के साथ साथ हड्डी, ब्रेन, दिल और आंख को भी नुकसान पहुंचता है, जबकि प्रोटॉन थेरेपी इन सभी दुष्प्रभावों से मुक्त है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोटॉन थेरेपी का फ़ायदा जब हम कन्वेंशनल जो स्टैंडर्ड रेडियोथेरेपी से करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हम ट्यूमर को रेडिएट करते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, इसमें प्रोटॉन थेरेपी के थ्रू जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ हैं जहाँ कोई ट्यूमर नहीं है, उनको हम सबसे बढ़िया तरीके से बचा सकते हैं। प्रोटॉन थेरेपी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा बच्चों का ट्रीटमेंट में, उनमें साइड इफ़ेक्ट्स कम करने में। बच्चों के सिवाय बाकी और भी जगह हैं जहाँ पे प्रोटॉन थेरेपी का बहुत ज़्यादा फायदा है। प्रोटॉन थेरेपी दुनिया की सबसे उन्नत विकिरण चिकित्सा उपचार सुविधा मानी जाती है। प्रोटॉन थेरेपी प्रोटॉन बीम के जरिए काम करती है। प्रोटॉन बीम को मरीज के कैंसर वाली जगह पर भेजा जाता है और कैंसर को खत्म किया जाता है। खास बात यह है कि प्रोटॉन थेरेपी मशीन 360 डिग्री पर घूम सकती है और अलग अलग एंगल से बॉडी में कैंसर पर हमला कर सकती है, जिसकी वजह से बाहर बॉडी पर उसका अधिक असर नहीं पड़ता। साथ ही ये सुविधा गरीबों को निशुल्क दी जाएगी। निशुल्क सुविधा के लिए प्रोटॉन थेरेपी सेंटर में अलग से रूम दिया गया है। और अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें, अगर मैंने एक पेशेंट को आज अमेरिका में भेजा और वहाँ अगर मैंने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, उसका कॉस्ट अभी करीब 150 to 200,000 US डॉलर्स होता है एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। हमारे जो 1000 पेशेंट हम ट्रीट करेंगे साल का, उसमें से करीब 40 से 50% पेशेंट्स हम लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। एंड स्पेशली इसमें इम्पोर्टेंस हम देंगे जो चिल्ड्रन हैं। सो हमारा ये एफर्ट होगा कि करीब 40 to 50% ऑफ पेशेंट्स हम लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। पूरी दुनिया में प्रोटॉन थेरेपी केंद्र सिर्फ 20 देशों में उपलब्ध हैं। दुनिया भर में इसके 88 केंद्र हैं, जिनमें से भारत में पहला केंद्र नवी मुंबई में बनाया गया है। इस प्रोटॉन थेरेपी मशीन से ऐसे कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है जो बाकियों में मुमकिन नहीं है। खास बात यह है कि इस मशीन में 20% उपकरण स्वदेशी हैं और इसे भारत में ही बनाया गया है।
इसके आने से हर साल 1000 कैंसर मरीजों का इलाज प्रोटॉन थेरेपी से हो सकेगा। जल्द ही प्रोटॉन थेरेपी मशीन एम्स झज्जर में भी लगेगी। देश भर में हर साल 50,000 बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं। ऐसे मरीजों का इलाज इस तकनीक से मुमकिन हो सकेगा। आने वाले दिनों में भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि दूसरे देशों में इस तकनीक को निर्यात भी कर सकेगा। मुंबई से शिशिर सेलार के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रोटॉन बीम कैसे कैंसर मरीज को फायदा पहुंचाती है, इस मुद्दे पर टाटा सेंटर के डॉक्टर सिद्धार्थ लश्कर से बात की संवाददाता शिशिर सेलार ने। जिस ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं वो है प्रोटॉन थेरेपी, जो कि कैंसर के लिए खासतौर पर अगर देखा जाए तो एक जड़ी बूटी की तरह, संजीवनी बूटी की तरह साबित होने वाली है। हालांकि इस पर अभी इस वक्त काफी रिसर्च भी चल रहा है। भारत में इनिशियल स्टेज पर है और भारत में भी सबसे अगर देखा जाए तो सरकारी तौर पर बनाया हुआ पहला प्रोटॉन सेंटर जो है मुंबई में शुरू होने वाला है जल्द से जल्द। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर लश्कर जी है। पूरे दुनिया में करीब 80 सेंटर्स हैं जहां प्रोटॉन थेरेपी अवेलेबल है एंड हमारे देश में ये पहला सेंटर है इन द गवर्नमेंट सेक्टर जहां ये एडवांस्ड प्रोटॉन थेरेपी फैसिलिटी हमने इस्टेब्लिश किया है। और जैसे कि आपने सुना उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सेंटर कंट्री को डेडिकेट किया है। सो हमारे यहाँ हम ओनली सर्विस ही नहीं लेकिन साथ साथ में हम रिसर्च भी करेंगे कि किस पेशेंट्स में, किन पेशेंट्स में ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये हमारा जो फंडिंग हुआ है इस इक्विपमेंट के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू हुआ है। और इस सेंटर में जब हम ट्रीटमेंट फुल्ली चालू करेंगे तो करीब 1000 पेशेंट हम एक साल में ट्रीटमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। हमारा यहाँ प्लान ये है कि हमारे जो 1000 पेशेंट हम ट्रीट करेंगे साल का, उसमें से करीब 40 से 50% पेशेंट्स हम लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी ये फोकस है मेक इन इंडिया फोकस, तो हमने भी ये यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। एंड हमें खुशी है कि हमारे जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो गैंट्री, ये जो आप देख रहे हैं गैंट्री, ये हमने कम्प्लीटली इंडिया में बनाया है। तो पूरा गैंट्री नहीं, उनके सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हमने इंडिया में बनाया है। सो इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हमने ऑलरेडी चालू किया है एंड आगे आगे जैसे हम इसमें और काम करेंगे हमारा एफर्ट ये होगा कि हम टेक्नोलॉजी को ना ही यहाँ टेस्ट करें बट हम यहाँ इनको डेवलप भी करें। ये जो प्रोटॉन टेक्नोलॉजी है ये यूएस में, यूरोप में काफ़ी दिनों से है, लेकिन ये उतना पॉपुलराइज इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको इनिशियल प्रिंसिपल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था। आपको फुटप्रिंट जो है इसके लिए ये बहुत बड़ा होता है एंड उसके साथ साथ आपको इसको चलाने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था। सो नॉट ओनली इन हमारे कंट्री में, इवन यूरोप में एंड अमेरिका में इसको चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स इंटेंस है। ये इसीलिए डेवलप, बट धीरे धीरे जैसे ही टेक्नोलॉजी रिफाइनमेंट हो रहा है और हमने भी देखा है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास पेशेंट्स हैं जिनको ये फ़ायदा होने वाला है एंड गवर्नमेंट ने भी हमें ऐसा सपोर्ट किया है कि आप ये महंगा इक्विपमेंट जो है, महंगा सिस्टम्स जो है वो आप लगा सके एंड हमारे यहाँ ट्रेन मैन पावर्स भी है अभी जो कि इनको चला सके। जिस प्रकार से भारत इस वक्त मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं में जो नई गतिविधियां ला रहा है, साथ ही साथ जो नए प्रकल्प कर रहा है, उससे भी भारत को आने समय में काफी फायदा मिलेगा। शिवशिलार, डीडी न्यूज, मुंबई। और यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के अवसर पर गुजरात स्थित राजकोट में आज महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। राजकोट पुलिस ने साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। रंग बिरंगी साड़ी पहनकर कई महिलाओं ने इस वॉकथॉन में हिस्सा लिया।
और अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान मोका की, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार और उत्तरी म्यांमार तट से तूफान टकरा गया है। बांग्लादेश के मौसम विभाग ने कहा कि तूफान आज दोपहर या शाम तक इन इलाकों से पूरी तरह पार हो जाएगा। तूफान के कारण कॉक्स बाजार तट पर भारी बारिश हो रही है। वहीं चक्रवात मोका के प्रभाव से चट्टोग्राम, सिलहट और बारसिल डिवीजनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कॉक्स बाजार और चट्टोग्राम के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने की भी संभावना है। बांग्लादेश के सबसे बड़े बंदरगाह चटगांव में परिचालन निलंबित कर दिया गया है। नाव परिवहन और मछली पकड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। मोका के मद्देनजर बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार से 1,90,000 और चटगांव से लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। और ढाका से राजेश झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। राजेश, बताया जा रहा है कि चक्रवात सिद्र के पास ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली तूफान है। ऐसे में अभी क्या कुछ अपडेट है इसकी स्थिति को लेकर, इसकी तीव्रता को लेकर? प्रीति, अभी जो लेटेस्ट जो बांग्लादेश मेट डिपार्टमेंट का बुलेटिन है उसमें बताया गया है कि साइक्लोन का जो बाहरी हिस्सा है वो बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में जमीन से टकरा चुका है और आगे बताया जा रहा है कि दोपहर 12 से लेकर 3 के बीच उसका केंद्र बांग्लादेश के तट से और म्यांमार के उत्तरी हिस्से से होकर गुजरेगा। इस बीच जो विजुअल्स हमारे मिल रहे हैं कॉक्स बाजार से, चट्टोग्राम से, कुछ तटीय इलाकों से, वहाँ तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन तूफान का जो विकराल रूप है वो अभी भी नहीं दे रहा है। लोग वहाँ पे, कई लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, अपने घरों के आसपास सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे सरकार ने लगातार घोषणाएं करवाई हैं। तकरीबन 8-9 हजार से अधिक वॉलंटियर्स लगे हुए थे। वो पिछले 2 दिनों से लोगों को सूचना हुए अपने घरों से निकलकर जो तकरीबन 1600 जो साइक्लोन शेल्टर गवर्नमेंट ने बनवाए हैं वहां जाने के लिए वो लोगों को लगातार सूचित कर रहे थे। लेकिन अभी भी काफी लोग इन इलाकों में मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा और उनके जान माल के। तो बांग्लादेश में चक्रवात मोका अब इस तरह से अपडेट दे रहे थे कि इस वक्त जो तमाम प्रशासन है, जो तमाम एजेंसियां हैं वो मुस्तैद हैं। इसकी तीव्रता को लेकर लगातार जो है वो आकलन किया जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो तमाम तैयारियां हैं वो खरी उतरेंगी इससे मुकाबला करने में। फिलहाल बारिश भी हो रही है कई इलाकों पर और जो तमाम बाकी सुविधाएं हैं, बिजली और गैस आपूर्ति पर भी इसका असर नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में राजनीतिक गतिरोध बरकरार है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से संविधान बचाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से ही प्रदर्शन करने का अनुरोध किया है। और इजराइल और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद लगभग 5 दिनों की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ये जानकारी दोनों पक्षों के बीच बातचीत में मदद करने वाले मिस्र के अधिकारियों ने दी। मिस्र की मध्यस्थता से दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी संघर्ष विराम की पुष्टि की है। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हैनगीबी ने बताया कि इजराइल मिस्र द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि कोई हमला किया गया तो सेना जवाब देगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शांति बहाल करने के प्रयासों के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को धन्यवाद देते हुए एक बयान जारी किया है। इससे पहले मिस्र ने सभी पक्षों से समझौता का पालन करने का आह्वान किया था। दोनों के बीच लड़ाई में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इजराइल में रॉकेट दागे जाने से 2 लोग मारे गए थे। और तुर्की में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। इस बार के चुनाव में तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एर्दोगान पिछले करीब 20 साल से सत्ता में हैं। एर्दोगान पहले प्रधानमंत्री पद पर रहे और बाद में उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला, लेकिन अब तक के अनुमानों के मुताबिक उनके प्रतिद्वंदी केमाल किलिचदारोग्लू एर्दोगान इस बार उन्हें कड़ी चुनौती देते दिख रहे हैं। केमाल 6 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के नेता हैं। हाल ही में राष्ट्रपति पद के 4 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने
केमाल को समर्थन देते हुए अपनी दावेदारी वापस ले ली। वहीं चुनाव से पहले विदेशों में रह रहे तुर्की के नागरिकों के करीब 18 लाख वोट पोस्टल बैलेट के जरिए तुर्की पहुंच चुके हैं। और थाईलैंड में आज आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। चुनाव में 5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य मुकाबला फ्यू थाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के बीच है। प्रधानमंत्री पद की रेस में विपक्षी दल फ्यू थाई के उम्मीदवार पेइतो नरगन शिनवात्रा का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार 500 सदस्यों वाली संसद में शिनवात्रा की पार्टी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। साल 2014 में सैन्य तख्तापलट के बाद ये दूसरा मतदान है। चुनाव में अर्थव्यवस्था का संकट सबसे बड़ा मुद्दा है। सभी दलों ने जनता का समर्थन हासिल करने के लिए कई वादे किए हैं, जिसमें सत्ताधारी दल ने मासिक भत्ता बढ़ाने का वादा किया है। वहीं चुनाव आयोग ने 70% से अधिक मतदान होने की संभावना जताई है। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिन का पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन के दोनों टीमों का ये दूसरा मैच होगा। इससे पहले इस सीजन में हुए मुकाबले में आरसीबी ने आरआर को 7 रन से हराया था। फिलहाल राजस्थान ने 12 में से 6 मैच जीते हैं और इतने ही हारे हैं। अंक तालिका में वे 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। वहीं बैंगलोर ने 11 में से 5 मैच जीते हैं और 6 मैच गंवाए हैं। अंक तालिका में वे 10 पॉइंट्स के साथ छठे पायदान पर हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मैच बेहद जरूरी है। और जबकि आज के दूसरे मैच की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत होगी। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल में अब तक चेन्नई और कोलकाता के बीच 28 मैच खेले गए हैं। चेन्नई की टीम ने 18 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं कोलकाता ने 9 मैच जीते हैं। इसके अलावा एक अन्य मैच बेनतीजा रहा है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।